और प्रकाश दीवान साहब भी बने हुए हैं, गौरव बिस्सा भी हमारे साथ जुड़े हुए, तो दमदार एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ और बताएंगे हम आपको कि कहाँ पर हैं इस समय कमाई के मौके। RIL की बात हो रही थी, दरअसल कल भी अगर आप देखें तो सेकेंड हाफ में इस स्टॉक ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया था। 7 दिन में 10% से ज़्यादा की रैली। दीवान साहब, एक तरफा भाग रहा है RIL का स्टॉक और कितनी तेजी इसमें बन सकती है, इस पर आपका व्यू क्या है? नतीजों से पहले भी चला, नतीजों के बाद भी कंटिन्यूअसली रैली है। नतीजों के बाद चला है। नॉर्मली नतीजे आते हैं तो चलना ये थोड़ा सा रुक जाता है, बट इस बार जो अलग चीज लगी वो ये है कि जो इनके रिटेल और जियो के कारोबार को लेके जो उत्साह बना है और जो पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, मुझे नहीं लगता अब ये कंपनी में कहीं भी एक्सपेंशन की रुकावट होगी, क्योंकि जियो का बिजनेस जो है, डिजिटल बिजनेस जो है और ई-कॉमर्स इसमें अगर आ जाता है तो इसकी री रेटिंग आपको एज ए कंज्यूमर कंपनी करनी पड़ेगी, ना कि एक हाइड्रोकार्बन कंपनी। तो जो पी मल्टीपल्स इनको मिलते हैं इनके बिजनेसेस को, वो थोड़े से री रेट हो जाएंगे। तो और जैसे जैसे पैसा जुटाने की अपनी प्लान्स बढ़ाएंगे तो उस पर पार्टिसिपेशन जो है वो ऑलराउंडेड रहेगा। तो मुझे लगता है इसको तो आप पोर्टफोलियो स्टॉक बना के रखिए। ट्रेडिंग तो आप वागले जी से, राजेश जी से पूछ सकते हैं क्या लेवल्स देखने चाहिए, बट मुझे लगता है अगर ये स्टॉक किसी के पोर्टफोलियो में अभी तक नहीं है और काफी लोगों के पास नहीं है, दे शुड हैव दिस इन द पोर्टफोलियो। और इसको आप 1.5-2 साल का समय दीजिए और फिर देखिए कितना ये रंगत आपकी पोर्टफोलियो की कितनी बदल देता है। प्रकाश, जरा संक्षेप में जवाब दीजिएगा, लेकिन CSC के जो 2 डिमर्ज्ड बिजनेस हैं, जिसमें रिटेल भी है, जिसमें FMCG कारोबार भी है, उस पर आपकी राय क्या रहेगी, या फिर अंडरलाइन पे ज़्यादा फोकस करेंगे आप? जो इनका पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, क्या अप्रोच होगी आपकी इन स्टॉक्स पे? देखिए, इनका भाव निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आई वुड डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड। ये जो दोनों बिजनेसेस जो आज लिस्ट हो रहे हैं, अगर ये अट्रैक्टिव रेट्स पे लिस्ट होते हैं और वैल्यूएशंस पे लिस्ट होते हैं तो ये डेफिनेटली लेने लायक होंगे, क्योंकि काफी हाई ग्रोथ बिजनेसेस हैं। अंडरलाइंग में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो इस पर रहेगी नज़र। और केवल 40 सेकंड बचे हैं भारतीय बाजार खुलने के लिए। रुपए की ओपनिंग पर तो नज़र रहने ही वाली है, साथ ही कई शेयर हैं जिनके नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं, उन पर रहेगी नज़र। इंटरग्लोब के नए CEO को बाजार आज आप किस तरह से देखता है, कल की रैली के बाद इस स्टॉक में कैसा एक्शन देखने को मिलता है, और साथ ही नज़र रहने वाली है येस बैंक में जो कल तेज़ी बनी थी वो क्या आज कंटिन्यू रहती है और कितनी रहती है। इन तमाम शेयरों पर फोकस सबका रहने वाला है। जेट पर भी नज़र होगी ज़्यादातर समय, हालांकि ये FNO के बैन में ही बिताता है। टाटा मोटर्स और टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक भी फोकस में रहने वाले हैं। कल भी गिरे थे, आज लेट्स सी ये गिरते हैं या फिर इनकी गिरावट रुकती है। बस साथ ही आज कई कंपनियों के नतीजे भी आने वाले हैं, उन सब पर भी फोकस होगा। बायोकॉन जैसे स्टॉक्स नज़र पर रखिएगा। आर पावर नतीजों के बाद किस तरह से एक्शन दिखता है, इस पर रहेगा फोकस। 100 पॉइंट के आसपास की बढ़त के साथ देखिए सेंसेक्स ने शुरुआत करी, अब हो गया 160.2 पर। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है सेंसेक्स में, हालांकि निफ्टी थोड़ा ठंडा कारोबार कर रहा है। प्री ओपनिंग ट्रेड अभी सेटल होंगे। येस बैंक का प्री ओपनिंग ट्रेड्स में देख लीजिए करीब 8-9% की मजबूती दिखा रहा है, हालांकि इनको अभी सेटल होने देंगे। LNT के नतीजों से पहले इसको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, इस पर भी फोकस रहने वाला है। M&M पर भी नज़र होगी, 1.5% की मजबूती दिखा रहा है ये स्टॉक, और अगले हफ्ते एक नया ट्रक का लॉन्च भी है M&M का। 7 पैसे की मजबूती के साथ रुपए ने दरअसल शुरुआत कर दी है, तो रुपए की शुरुआत थोड़ी बेहतर मानी देखी जा रही है। 71 के आसपास खुला है, 7 पैसे की मजबूती यहाँ पर बनती हुई भी। बिल्कुल, इस बीच अगर आप देखें निफ्टी करीब 10,855 के स्तर पे, येस बैंक, और इनफैक्ट अगर बैकफुट पे कुछ है, अगर इस वक्त अगर आप देखें इंडेक्स में जो लाल निशान में है वो है ICICI बैंक। यानी कल की खबर का अगर आप देखें तो यहाँ पर इम्पैक्ट अभी भी नजर आ रहा है। इन्फोसिस, बजाज ऑटो, HDFC बैंक अगर आप देखें तो यहाँ पर बैकफुट पे ट्रेड कर रहा है। एक बार जरा कमोडिटी चेक लेते हैं एग्जैक्टली, अगर आप देखें कमोडिटीज का हाल क्या है। और आपके स्क्रीन पर आप देखें गोल्ड MCX लगभग 33,032 के स्तर पे फ्लैट रुझान है यहाँ पे। सिल्वर में लगभग 1/4% की मजबूती है। क्रूड MCX लगभग करीब 3834 के स्तर पे 1.25% ऊपर, और साथ ही साथ नेचुरल गैस ये भी अगर आप देखें तो लगभग फ्लैट कारोबार कर रही है। उसके बाद अगर आप कॉपर MCX को देखें, यहाँ पर लगभग 2.5% की मजबूती है। निकल MCX ये लगभग 836 के स्तर पे। एक यहाँ पर जिंक पे थोड़ी सी सॉफ्टनेस नजर आ रही है, और एल्यूमिनियम MCX बिल्कुल फ्लैट अगर आप देखें इस वक्त किसी बिना बदलाव के हैं। खैर, इस बीच अब देखते हैं कि आज हमारे खिलाड़ियों की स्टॉक 2020 में टीम क्या थी, और कौन कौन से अगर आप देखें स्टॉक सिलेक्शन हुए आज उनकी टीम में, कौन कौन से भी स्टॉक्स थे, आइए देखते हैं एग्जैक्टली। पहले कौन सी टीम है? 6, 6, wide,
मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। हमें लगता है कि अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है इंटरग्लोब एविएशन में, येस बैंक में, जुबिलेंट फूड वर्क्स में, एक्सिस बैंक भी भाग सकता है। नजर रखिएगा साउथ इंडियन पेपर पर, पेपर कंपनियों के नंबर्स अच्छे आए। डिपेंडेबल का दर्जा महाराष्ट्र सीमलेस को दिया है क्योंकि जिंदल 100 के नंबर्स अच्छे आए, और अगले हफ्ते आने वाले नंबर्स के ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। वी-गार्ड, टाइटन, डाबर, इमामी, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे अगले हफ्ते आएंगे और नतीजों से पहले ये आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। फटाफट मेरी टीम पे नजर डालिए, और यहाँ पे भी खरीदारी के साथ साथ 2 बिकवाली वाले शेयर है। एक L&T, नतीजों के आधार पे हमें लगता है कि आज थोड़ी कमजोरी हो सकती है जैसे नतीजे आएंगे उसके बाद, और रिलायंस पावर के तो बेहद कमजोर नतीजे हैं, लेकिन बायोकॉन और फाइजर अच्छे नतीजे, खरीदारी करिए। क्वेस्ट कॉप ने भी नतीजे ठीक ठाक दिए हैं, आउटलुक बेहतर है, खरीदारी करिए। जिंदल 100 बहुत ही बेहतरीन नतीजे इन्होंने पेश किए, इसलिए हमें लगता है यहाँ पे तेजी बनेगी। भारत बिजली और हटसन अग्रो के भी नतीजे बेहतर हैं। नेल्को एक बेहतरीन पेडिग्री का स्टॉक है, बजट से रिलेटेड है, हमें लगता है कई सारे ऐलान होंगे तो उस पर नजर रखिए। और ITI, अब तो ये पॉलिटिकल माइलेज भी इसको मिलेगा, तो ITI में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ये थे वो स्टॉक्स जो आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। स्टॉक 2020 में आपको ये सुझाए गए थे। नीरज की टीम आपके सामने, वागले जी अब आपको बताने वाले हैं उनको एक स्टॉक सबसे बढ़िया कौन सा नजर आ रहा है चार्ट्स पर, क्योंकि नीरज ने तो इनको फंडामेंटल के बेसिस पर सुझाया है। वागले साहब बताइए, आपकी मोहर कहाँ लग रही है? आपके टीम में से इंटरग्लोब, ओके, इंडिगो, मुझे लगता है 1250 के टारगेट्स, मैंने तो कई ऊपर के टारगेट्स पोजिशनली दिए हैं, तो मेरा व्यू बुलिश है। और नीरज की टीम में से मैं चुनूंगा L&T, जो सेल करके चले, इसमें वीकनेस दिखता है, थोड़ा सा बाउंस बैक मिलता है तो ये बेचना चाहिए। 1270 के टारगेट्स मुझे लगता है आ जाने चाहिए। ठीक बात है, तो आज ये शेयर बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर रखिएगा नजर। लेकिन पूछते हैं मेहरबून जी से। मेहरबून जी, आप कैसे देखते हैं L&T को नतीजों से पहले, और आपका फंडामेंटल व्यू क्या है इस पर? आई थिंक आपने जो भी स्टॉक्स दिखाए अभी मैंने भी देखे, आई थिंक उसमें मुझे टाइटन लगता है काफ़ी डिपेंडेबल है, एक्सिस में मूवमेंट आ सकता है। और रही बात लार्सन एंड टूब्रो की, मैं समझता हूँ कि एक स्टॉक है जो इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड ज़रूर करना चाहिए। ये जो बायबैक की बात हुई थी, आई थिंक आई वाज वेरी ऑनेस्टली अम्यूज्ड, हंसने आया था कि इतनी बड़ी कंपनी ने कैलकुलेशन में ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकती है, बट दे ट्राई टू जस्टिफाई इट। लेकिन इसके कारण एक अच्छा सा डिविडेंड भी इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। और ये लेवल पर जहाँ पे मैं समझता हूँ कैपिटल फॉर्मेशन एक्टिविटी इन द कंट्री पॉसिबली कुड हैव जस्ट स्टार्टेड आफ्टर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ नॉट मच ऑफ एक्टिविटी, मैं समझता हूँ लार्सन एंड टूब्रो इज अ लवली प्रॉक्सी एंड शुड बी इन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो। सो ये सारे स्टॉक्स आपके मेंशन किए हुए स्टॉक्स में मैं पसंद करता हूँ फंडामेंटली। और रही बात येस बैंक की, विच ऑल्सो वन ऑफ योर टीम मेंबर्स इज इंक्लूडेड, मैं समझता हूँ येस बैंक में शायद एक बार हमको 250 रुपये का भाव एटलीस्ट देखने को मिल सकता है। प्रकाश, मारुति पे आपकी अप्रोच क्या होगी? मारुति, क्योंकि ये जो फेस्टिवल सीजन है वो कतई भी अच्छा नहीं गया, और क्योंकि अब हमें इस नतीजों के साथ साथ इस प्राइस पर आने वाला भविष्य भी देखना है, और हैरियर के लॉन्च के बाद इनफैक्ट इस सेगमेंट में काफ़ी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। आपकी महिंद्रा की XUV 300 14 जनवरी को कहीं ना कहीं आ रही है मार्केट में। आप इस बदले एनवायरनमेंट में एग्जैक्टली, हालांकि देखिए मारुति की इस पूरे के पूरे 12 लाख से लेकर 18 लाख से और 20 लाख के बीच के सेगमेंट में बहुत कम प्रेजेंस है। आपकी अप्रोच क्या रहेगी 7050 के प्राइस पर? नहीं, गिरावट आ सकती है, दबाव अभी भी रहेगा मारुति पे, क्योंकि वो जिस सतह पे है उस पे से स्लिप होना काफी पॉसिबल है। बट एक चीज जो पॉजिटिव इसमें आएगी, नतीजों को हट के मैं बता रहा हूँ, वो है जो इन्होंने नई गाड़ी बहुत सालों बाद इन्होंने अपनी मिनी सेगमेंट को वापस उसमें मार्केट शेयर जीतने की, हासिल करने की कोशिश करी, जो वो है वैगन आर के नए मॉडल से, और उसकी बुकिंग ऑलरेडी इनको 12,000 के करीब मिल चुकी है प्री बुकिंग में। सो ये जो ट्रेंड दिख रहा है और प्राइसिंग इन्होंने बहुत कंपेटिटिव की है, उससे थोड़ा सा इसमें एक पुल बैक आएगा इनके सेल्स नंबर्स पे, इनके मार्जिन्स पे। सो आई थिंक नंबर्स अगर डिसअपॉइंटिंग रहते हैं तो यहाँ से थोड़ी बहुत एटलीस्ट एक मूव पॉजिटिव साइड पे मिल सकती है। पर रहेगी आज साफ तौर पर नज़र नतीजों के लिहाज से। लेकिन देखिए प्री ओपनिंग ट्रेड्स अब लगभग सेटल हो चुके हैं। 5% की मजबूती येस बैंक में देखने को मिल रही है, इंडिया बुल्स हाउसिंग में करीब 1.5% का उछाल, और UPL जैसे स्टॉक में 1% की मजबूती के साथ कामकाज की शुरुआत हो चुकी है। M&M भी करीब 0.5% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। इंडसइंड बैंक में भी 0.5% की मजबूती देखने को मिलने वाली है। अगले हफ्ते एक्सिस बैंक के नतीजे भी हैं। एक्सिस बैंक का मैं सुन रहा था अभी मेहरबून जी कह रहे थे कि ये स्टॉक भी उनको पसंद है। ये बताइए इस बार आपका अनुमान क्या है मेहरबून जी? एक्सिस के नंबर्स कैसे आ सकते हैं, और आपका अल्टीमेट वाला टारगेट बताइए एक्सिस पर क्या है?
मेरा पर्सनल कहना ये है कि एक्सिस बैंक में जो भी चेंजेस हुए हैं उससे मार्केट जो भी बारे में शंका थी, आई थिंक तो शंकास आर गोइंग टू प्ले देमसेल्व्स आउट। मैं नहीं कहता हूँ कि सारे स्केलेटन्स कबर्ड के बाहर गिर चुके, बट मैं हमेशा पिछले 15-20 साल से जो मार्केट को ट्रैक करते आ रहा हूँ, मैं एक ही चीज़ में मानता हूँ, मार्केट डायरेक्शन में बहुत मानती है। और डायरेक्शन ये है कि डायरेक्शन इज टर्निंग पॉजिटिव एज फार एज एक्सिस बैंक गोस, परसेप्शन के एंगल से, एज फार एज परफॉर्मेंस के एंगल से। इंडसइंड बैंक, कोटक और HDFC बैंक खास करके माना जाता है कि दे आर मेंट फॉर रिटेल पार्ट, वेयर एज कॉर्पोरेट में एक्सिस, ICICI बैंक का नाम आता है। ये दोनों के बीच में अगर आप मुझे रिलेटिवली पूछे तो वैल्यूएशन के अनुसार दोनों काफ़ी सस्ते नहीं है, बट एक्सिस में मुझे कॉन्फिडेंस एज ऑफ नाउ ज़्यादा है कि बेसिकली दे डोंट हैव एनी क्या बोलते हैं उसको, शेडो ऑफ द पास्ट CEO इतना जितना ICICI बैंक में है। तो आई वुड से एक्सिस बैंक द कोस्ट इज़ मच मोर क्लियरर, और मैं समझता हूँ दिस स्टॉक ओवर द नेक्स्ट 6 months could show a price of around 730 to 770, मेरा पर्सनल मानना है, बिकॉज कॉर्पोरेट ग्रोथ जो एक्सिस बैंक एड्रेस करता है along with ICICI Bank and other private sector banks, I think they are on a much stronger wicket. So relatively मैं कहूँगा एक्सिस बैंक मुझे पसंद है, और ये फिर से एक स्टॉक है जो पिछले 2-3 साल में काफ़ी अंडरओन्ड हो चुका है। जरा इंडिकेटिव एक्शन में एक बार प्लीज़ सिप्ला का प्राइस दिखाइए। 502 का प्राइस आपकी स्क्रीन पर है। वागले साहब, मैं सिप्ला के बारे में क्यों पूछ रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कोई बहुत बड़ी नेगेटिव खबरों का डेवलपमेंट तो नहीं है, लेकिन सन फार्मा में जो हुआ था, बेस वॉलेट होने के बाद, बेस टूटने के बाद एक बड़ी गिरावट, हालांकि संभल गया वो न्यूज़ फ्लो के बाद। ये दिक्कत है कि 500 रुपये का लेवल क्या टूट सकता है, और उसके टूटने के बाद पॉसिबल है 30-35 रुपये का नीचे स्विंग? वीरू बिल्कुल पॉसिबल है। कल एक प्राइस ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं थे, तो मैं मानता हूँ कि वही मैं पूछ रहा हूँ, या तो ये बहुत अच्छा पिक पॉइंट हो सकता है लॉन्ग के लिए, या फिर एक्सेल के लिए बहुत अच्छा। बट वीरू इसका बेसिक ट्रेंड इतना पॉजिटिव नहीं है, जो अगर आप दूसरे स्टॉक्स, दूसरे फार्मा स्टॉक जैसे कि लुपिन बोलिए या बायोकॉन बोलिए, वैसा स्ट्रेंथ ये स्टॉक में नहीं है, तो मैं अवॉइड करूँगा। राइट, तो इस पर अवॉइड किया है। लेकिन देखिए फाइजर नतीजों के बाद 5% की मजबूती दिखा रहा है। जिंदल 100 देखिए अब अच्छे नंबर्स के बाद 7% ऊपर खुलने की तैयारी ये शेयर कर रहा है। ITI में भी एक अच्छी रैली के साथ शुरुआत होगी। इन तमाम शेयरों पर आपकी नज़र आज साफ तौर पर होनी चाहिए। ये मिड कैप्स हैं जो आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में दिखा सकते हैं। मिड कैप इंडेक्स 124% ऊपर खुल रहा है। SGX निफ्टी जितना अब तेज़ी दिखा रहा था, उतनी तेज़ी निफ्टी में देखने को नहीं मिल रही है। 10,850 के आसपास रुक रहा है, और पिछले कई दिनों से राजेश जी यही हो रहा है। ये नर्वस हो जाता है। चाय पीने के वक्त कुछ और होता है, नाश्ते के वक्त कुछ और होता है। ये 10,900 क्या कितना बड़ा रेजिस्टेंस है ये बताइए। 10,850 900 के बीच में ज़्यादातर समय बिता रहा है, और ये टूटे कैसे, ये बताइए। कोई यंत्र वंत्र, कोई ऐसा कोई तरीका? देखिए आप टेक्निकल ज़्यादा गिर भी नहीं रहा है बहुत जोर से, आप ये भी देखिए। 2 टाइप का करेक्शन होता है, एक होता है प्राइस वाइज और एक होता है टाइम वाइज। जब आप टाइम वाइज करेक्शन में चले जाते हो तो साइडवेज चला जाता है। हम लोग इस टाइम वाइज करेक्शन में है, क्योंकि प्राइस वाइज जो करेक्शन है वो आप स्टॉक्स में देख रहे हैं, और निफ्टी में टाइम वाइज करेक्शन है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब जब निफ्टी 10,940-50 के आसपास आता है तो वहाँ पे इमीडिएटली प्रॉफिट टेकिंग आता है। 10,800 पे कॉन्ट्रा बाय होता है। एक्सपायरी के एंगल से देखें तो मुझे लगता है यही रेंज रहेगा, ज़्यादा बड़ा डाउनसाइड नहीं है। 10,800 पे बाय करना है, 10,950 पे एग्जिट देना है, जो आप वीरेंद्र सुबह भी कह रहे थे। तो मैं भी एग्री करता हूँ कि वही ट्रेड सेटअप है। अगर आप बैंक निफ्टी का भी ट्रेड सेटअप देखो तो स्लाइटली वीक है बैंक निफ्टी। 27,500 के आसपास अटक रहा है, एट द सेम टाइम 27,000 के आसपास कवरिंग आ जाती है। तो ये 500 पॉइंट का रेंज स्टिल एक्सपायरी मैं बैंक निफ्टी के लिए पकड़ता हूँ, और निफ्टी का 150 पॉइंट का रेंज। चलिए कुछ और स्टॉक्स और देख लेते हैं। इनफैक्ट वागले साहब, ITC एक प्राइस डैमेज हुआ था, लेकिन प्राइस डैमेज को इसने कहीं ना कहीं अरेस्ट कर लिया है ना। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि नंबर से पहले एक स्ट्रॉन्ग मूव आया था, नंबर के बाद रिट्रेसमेंट, हैवी रिट्रेसमेंट, लेकिन क्या डैमेज कंट्रोल हो गया है आपके हिसाब से, या फिर आई मीन एक शॉर्ट की गुंजाइश थी वो अब नहीं बनेगी, या फिर एक बार फिर से ये अपने प्री रिजल्ट जो डायरेक्शन थी, जो ट्रेंड था, उसको रिज्यूम करेगा?
देखो 4-5% ट्रेडिंग डाउनसाइड हो सकती है। 270 265 एक बार टेस्ट कर सकता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लेना है तो मैं अभी भी कहता हूँ कि इसमें बाय करके चलना चाहिए। उससे बहुत मतलब 270 से बहुत ज़्यादा, अगर 220 230 की बात होती तो मैं कहता कि अवॉइड करें, इतना बेरिश व्यू नहीं है। हल्की सी ट्रेडिंग डाउनसाइड है जिसमें मैं बाय करके चलूंगा एज अ पोजिशनल व्यू।